ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप, आपको पता है कि यूरोप एक महाद्वीप है और राष्ट्रवाद क्या चीज होती है। राष्ट्रवाद एक भावना होती है। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम से क्या मतलब है, जैसे आप देखिए कोई कंपटीशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, एथलीट हो रहा है, कोई हमारे देश का वो जीत रहा है, मिस यूनिवर्स बन रही है हमारे कंट्री की, या सानिया नेहवाल है कोई ट्रॉफी जीत के आ रही है, या वर्ल्ड कप में हमारी इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो करते परफॉर्म एक या कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, लेकिन हम सबको उससे खुशी मिलती है। अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो पूरी कंट्री को, पूरे देश को दुख होता है। तो ये सब क्या है कि आप वो एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसने कोई मेडल जीत लिया है, साइना नेहवाल ने कोई मेडल जीत लिया है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, या मैरी कॉम ने कुछ जीत लिया तो उससे हमें क्या, वो तो उनकी पर्सनल अचीवमेंट है नहीं, लेकिन उससे पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित महसूस होता है क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं। किस भावना से? उस भावना को हम कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, अब ये भावना आई कहां से? पहले क्या होते थे? पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा पूरे कंट्री पे, पूरे देश पे जो उनकी एरिया था, जो क्षेत्र था, प्रशासनिक क्षेत्र, उस पर राज करते थे। तो राष्ट्रवाद कहाँ से आया है? तो राष्ट्रवाद का उदय हमारा यूरोप से हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हमारा यूरोप से आया है। क्यों आया, कैसे आया, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके चैप्टर में एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है, जो एक इमेजिनरी पिक्चर है, एक जिसको कह सकते हैं कि कल्पना है ना, एक पेंटर की कल्पना है कि कुछ राष्ट्र ऐसे, जिसमें इसमें ऐसे दिखाया गया है कि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो झंडा लेके इस नियम कानून से आगे निकल चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी कतार में हैं और ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो ये एक कल्पना थी एक पेंटर की कि एक राष्ट्रवाद हो, प्रजातंत्र हो, तो वो कैसा हो। ठीक है, अब हम इसके आगे यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से। फ्रांस यूरोप में ही है ना? तो फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले हुई। पहले क्या था कि पूरे यूरोप में, जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, हर जगह ही हुआ करते थे, ऐसे ही यूरोप में भी हुआ करते थे। तो यूरोप में जो फ्रांस था वहां पर लुई 16 थे, ठीक है, और जो लुई 16 थे वो बहुत ही निरंकुश टाइप के थे, क्योंकि राजा को क्या माना जाता है? राजा को ये माना जाता है कि ईश्वर के भेजे हुए ये बंदे हैं, तो उनका आपको सम्मान करना है, उनकी बात मानना है। तो वो भी अपने आप को ऐसा ईश्वरीय तत्व मानने लगते थे। तो इस वजह से वो बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते थे जो अच्छा काम भी करते थे, लेकिन कुछ क्या होते थे, बिल्कुल निरंकुश। उन्हें ये लगता था हमारे ऊपर तो कोई है नहीं, तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाते थे जिसमें ये ध्यान नहीं रखते थे कि जो उनके नीचे प्रजा है उसे दिक्कत हो रही, परेशानी। तो लुई 16 ऐसे ही कुछ थे, ठीक है। तो जब लुई 16 की कुछ पॉलिसीज ऐसी बनी जिससे प्रजा बहुत दुखी रहने लगी, तो प्रजा ने विरोध किया। कहाँ की प्रजा ने? फ्रांस की प्रजा ने। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जो राष्ट्रवाद था उसकी अभिव्यक्ति कहाँ से आई? पहले क्या था कि लोगों का ये मानना था कि ये हमारा राजा है, यही हमारा पालन पोषण कर रहा है, तो हमें इसी से प्रेम होना चाहिए, राजा से ही प्रेम होना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? जब राजा बेकार निकल गया, राजा को कोई परवाह नहीं है, राजा की नीतियां ऐसी हैं जिससे आम जनता को तकलीफ हो रही है, तो धीरे धीरे विद्रोह की भावना तो आ ही जाती है। और विद्रोह जब आया राजा के प्रति, तो लोगों ने क्या कहा कि राजा कोई बड़ी चीज नहीं है, हम जहां रहते हैं, हम जिस आइडेंटिटी को, एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, हम एक राष्ट्र के लोग हैं, तो हमारा प्रेम अपने देश के प्रति होना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों को सत्ता में होना चाहिए जो हमारे देश की भलाई के लिए काम करे, हमारे देश के नागरिकों की भलाई के लिए काम करे। तो ये होती है राष्ट्रवाद की भावना, जिसकी पहली अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। क्रांति जब हुई फ्रांस की, तो उसके साथ ही राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, देखिए क्रांति किस लिए हुई थी? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थे? अधिकार चाहिए थे, सम्मान चाहिए था। उसके लिए क्या चाहिए? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव करने पड़ेंगे हुए। इनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल के फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। यानी कि पहले क्या था? राजतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र यानी राजाओं का तंत्र। लेकिन जब जनता ने विद्रोह किया कि राजा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक परिवार हो, उसमें जो भी आया वंशानुगत होता जाए वो काबिल ही हो देश चलाने के, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें काबिल लोगों को के हाथों में सत्ता देनी चाहिए। तो ये राजतंत्र था जहां राजा राज करते थे वंशानुगत, अब वो कहाँ आ गया, प्रजातंत्र में बदल गया, लोगों के नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गया। अब इससे क्या हुआ कि क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, जो काबिल लोग होंगे, लोग उन्हें तय करेंगे कि कौन हमारे ऊपर होगा, कौन हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगा। ठीक, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। देखो, ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी को एक सपना आया कि नहीं अब हम राजा का विरोध करेंगे और हम एक राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र के प्रति हमारी भावना, ऐसा नहीं। जो पुरानी भावनाएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो विचारधाराएं होती हैं, उसको तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसमें परिवर्तन, लोगों की सोच बदलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अभी क्या है, कोई एक, अब आपने वो जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा होगा, वो अब क्या है, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन जिस समय वो थे, वो एक विचारधारा थे, उन्हें लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, है ना। तो लोगों की विचारधारा बदलना बहुत आसान नहीं होता है। उसके लिए क्या है, लोगों के अंदर अगर एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का समूह पूरी राज्य की सत्ता नहीं बदल सकता। इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व चाहिए, बहुत सारे लोगों का भरोसा चाहिए। बहुत सारे लोगों का भरोसा प्राप्त करने के लिए आपको उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा, उनमें भावना पैदा करनी पड़ेगी। कैसी भावना, राष्ट्रवाद की भावना। उसके लिए क्या करा उन्होंने, क्रांतिकारियों ने, पितृभूमि, जैसे हम मातृभूमि अपने देश को क्या कहते हैं, हमारी ये माता है ना, वैसे ही उन्होंने पितृभूमि का कॉन्सेप्ट दिया, नागरिक का कॉन्सेप्ट दिया कि ये हमारी पितृभूमि है और हम इसके नागरिक हैं, सब नागरिक हैं इसके। जैसे विचारों से एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक संविधान बनाया गया जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को सारे समान अधिकार प्राप्त थे। उसमें ये नहीं था कि आप इस परिवार में पैदा हो तो आपको ये राइट नहीं मिलेगा, आप इस परिवार में पैदा होंगे तभी आपको ये काम करने का अधिकार है। उसके बाद उन्होंने एक झंडा बनाया। झंडा क्या होता है, झंडा आप देखिए पूरे देश का, हमारे कंट्री का, पूरे देश का एक ही झंडा है ना। उससे क्या आती है, राष्ट्रवाद की भावना आती है। आप एक चीज से जुड़े हो, हर व्यक्ति एक चीज से जुड़ा है। राष्ट्रगान बजेगा तो उस देश के जितने भी लोग होंगे वो उसके सम्मान में खड़े हो जाएंगे, है ना। तो एक आपको एक प्रतीक दिया गया, एक आपकी पहचान बनाई गई, आइडेंटिटी बनाई गई। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा, अब वहां जो स्टेट जनरल था, असेंबली था, उसका चुनाव किससे किया गया, सक्रिय नागरिक जो थे, काबिल लोग जो थे, उनको मिला के, और इसका जो असेंबली है उसका नाम बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, यानी नई नई रचनाएं की गई, किससे रिलेटेड, राष्ट्रवाद से रिलेटेड। और शपथ ली गई, शहीद जो है जिन्होंने देश के हित के लिए काम किया, उनके बारे में लोगों को बताया जाता था। जैसे हम भी पढ़ते हैं, अपनी बुक में पढ़ते, आप पढ़ रहे हो ये क्रांति, क्यों पढ़ रहे हो, आप इसीलिए पढ़ रहे हो ना कि जो चीजें बदलाव हुई, जो लोगों के हितों के लिए काम किया गया है समय के साथ, उसको आप जानिए, आप अवेयर होइए, है ना। उसी तरह से तो यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, ये सब एक देश के नाम पे किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए। जैसे एक देश के अंदर ही आप यहाँ एक राज्य में हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को खत्म कर दिया गया। इस टैक्स को खत्म करने से इजी हो जाएगा व्यापार करना जब इजी हो जाएगा तो लोग प्रगति ज्यादा कर पाएंगे, है ना। और भार और नापने की एक समान व्यवस्था की गई। ये नहीं है कि अब इस एरिया में आप रह रहे हो, पता चला यूपी में आप रह रहे हो, यहाँ पर नापने का कोई अलग पैमाना है, और आप एमपी में चले गए तो एक अलग पैमाना है, जैसा पहले होता था। इससे क्या है, व्यापारियों को बहुत असुविधा होती थी, तो बहुत एफिशिएंट ना होने की वजह से वो काम लोग कम करते थे, है ना। एक राष्ट्र की भाषा बनाई गई, पूरे राष्ट्र में फ्रेंच बोली आने लगी, फ्रेंच को एक राष्ट्र की भाषा बना दिया गया कि ये पूरे राज्य की एक ही भाषा होगी। अब क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यह कहा कि हमारा ये उद्देश्य था कि जो निरंकुश शासक हमारे ऊपर हैं उनसे हम अपने देशवासियों को छुटकारा दिलाएं। और ये जब यहाँ क्रांति हुई तो यही इससे मोटिवेट होकर दूसरे लोगों को भी ये लगा कि हम क्यों किसी का शोषक बने, हम क्यों किसी का बेवकूफी वाली चीजों को बर्दाश्त करें, हमारे अंदर भी एबिलिटी, हम भी यही क्रांति करें और स्वतंत्रता प्राप्त करें।
तो फ्रांस से निकलकर ये आजादी की भावना और जगह में यूरोप में फैलने लगी जब उन्हें पता चला। ठीक है, तो वह दूसरे जगह के लोगों को जब पता चला, यूरोप के अन्य लोगों के राष्ट्रों में गठित होने में मदद, कौन? फ्रांस जब अपनी आजादी उसने पा ली, अपने यहाँ उसने राजतंत्र से लोकतंत्र कर लिया, तो वो दूसरों की भी मदद करने लगा, वहां के जो निरंकुश शासक है उनको हटाने। और उसने क्या किया कि एक विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जैसे जैकोबिन क्लब क्या होते थे, जैसे आपने अपने देश की आजादी के समय में एक पढ़ा होगा कि कांग्रेस पार्टी थी ना, एक ऐसे कुछ लोगों का समूह होता है, वो एक क्लब बना लेते हैं जिसको जैकोबिन क्लब कहते हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। यानी कि क्रांतिकारियों का ऐसा समूह है या एक्टिव सोशल वर्कर का ऐसा समूह जो कि ये सारी भावना लोगों तक पहुंचाना और राष्ट्र के विकास में काम करने के लिए सक्रिय लोगों का एक समूह। अब फिर क्या है, उनकी गतिविधियों और अभियानों को उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। फ्रेंच सेनाएं इन क्षेत्रों की मदद करने के लिए आईं। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब अपने यहाँ कर लिया तो दूसरे यहाँ भी ले जाने लगे। अच्छा, अब क्या होता है, अब उदय होता है नेपोलियन का। नेपोलियन का आपने जिक्र हमें बहुत बार सुना होगा हिस्ट्री में। नेपोलियन एक बहुत अच्छा शासक था, बहुत ही क्रांतिकारी शासक था, लेकिन हर जगह प्रो और कॉन्स होते हैं। यानी नेपोलियन की कुछ अच्छी आदतें थी तो कुछ बुरी आदतें भी थी, जिसकी वजह से उसका पतन भी हुआ। चलिए पढ़ते हैं। पहले तो हम उसकी अच्छी बातों के बारे में जानेंगे। पहले क्या हुआ, पहले शुरू में, अब देखिए नेपोलियन के नियंत्रण में, अब नेपोलियन तो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का जहां शासन होता है तो वो क्या ऑटोक्रेट ही तो हो जाता है, डेमोक्रेट थोड़ी होता है। डेमोक्रेट मतलब प्रजातंत्र है ना, ऑटोक्रेट मतलब तानाशाही एक तरह से आप कह सकते हो। एक व्यक्ति का शासन, तो ये कैसे हो गया? अभी तो फ्रांस ने लड़ भिड़ के राजतंत्र खत्म किया था। देखिए फ्रांस ने लड़ाई की, क्रांति की, फिर राजा का शासन हट गया। उसके बाद क्या हुआ, राजा का जब शासन हट गया तो वो जो क्रांतिकारी थे, जो एक क्लब बनाया गया, जो एक समूह था, नेशनल असेंबली है ना, वो आई, वो उसको शासन करना था। लेकिन सत्ता हटाना आसान होता है लेकिन शासन करना उतना आसान नहीं होता है। वो फेल हो गई। जब वो फेल हो गई तो उसी में एक एक्टिव जो क्रांतिकारी था नेपोलियन, वो सामने आया और उसने सत्ता कब्जा ली, क्योंकि वो बहुत एक्टिव था। जैसे कहते हैं कि कोई कोई बच्चा होता है ना, बहुत लीडरशिप की जिसके अंदर भावना होती है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, तो ऐसा ही नेपोलियन था। तो वो एक लीडर की तरह था, तो उसने सारी जो सत्ता थी उसको हथिया लिया, और जब उसने अपने नियंत्रण में कर लिया तो वो अपने हिसाब से नियम कानून लगाने लगा। तो क्या उसने नियम कानून बनाए थे, विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। सबसे पहले हम सुधार पढ़ेंगे जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट किया। यानी कि अब फिर से नेपोलियन आ गया तो राजतंत्र वापस आ गया, प्रजातंत्र तो उसने खत्म कर दिया, लेकिन उसने बहुत सारे चेंजेस किए जिसका फ्रांस को फायदा भी हुआ। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। ठीक है, कौन कौन से? पूरी व्यवस्था आर्थिक अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके, इसलिए उसने क्या किया, 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने जितने सारे रूल्स बनाए उसे क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता, पॉलिसी। इसको आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें पहला क्या था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार उसने समाप्त कर दिया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार क्या था, जैसे राजा के या कुलीन वर्ग में आप पैदा हुए हो तो आपको ऊंचे वर्ग में काम मिलेगा, या राजवंश में पैदा हुए तो राजा बन जाओगे, है ना। तो ये क्या था, ये जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे। आप किसी बच्चे ने राजतंत्र में, राजा के परिवार में जन्म ले लिया तो तय हो गया कि वो राजा बनेगा, है ना। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। कानून के समक्ष बराबरी यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो, अगर किसी ने क्राइम किया है उसकी कुछ सजा है निर्धारित, तो वो सबको मिलेगी, चाहे वो रईस हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो हो पुरुष हो या स्त्री। इस तरह से
और संपत्ति का अधिकार, यानी कि पहले क्या होता था, कुछ ही लोगों के पास संपत्ति होती थी, बाकी लोग उनकी गुलामी करते थे, लेकिन उसने अभी ये खत्म कर दिया और संपत्ति का अधिकार बना दिया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। यानी प्रशासनिक विभाजन यानी कि उसने कैटेगराइज कर दिया, बहुत सारी यूनिट्स बना दी, जिसकी वजह से प्रशासन करना आसान हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग उसने नियुक्त किए। फिर क्या, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया कि एक सामंत है, उसके नीचे कई लोग भूमिहीन लोग काम करेंगे और एक उनका जागीरदार होगा, तो ये खत्म कर दिया। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किसान जो थे, जो भूदास थे, यानी कि दूसरे के खेत में काम करते थे बेचारे, और उन्हें क्या, जागीरदारी शुल्क, उन्हें शुल्क भी देना पड़ता था अगर वो अपने कोई खेती कर रहे हैं तो उसका, तो ये सारी चीजों से उन्हें मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। जो शहर में कारीगर थे उनके श्रेणी थी, हाँ ये श्रेणी है तो इनका इस कारोबार पे इन्हीं का नियंत्रण है, इस तरह से करके वो खत्म किया गया। यातायात के साधन थे और संचार, ताकि व्यापार आसानी से हो सके, और व्यापार आसानी से हो पाएगा तभी देश प्रगति कर पाता है। किसानों, कारीगरों, मजदूरों एवं उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी। अब क्या हुआ, इससे किसान को फायदा हुआ, कारीगर को फायदा हुआ, मजदूर को फायदा हुआ, उद्योगपति को फायदा हुआ। तो उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक जो थे उन्हें बहुत फायदा हुआ इन सारे नियमों से। तो वो समझने लगे कि एक समान कानून, मानक तथा माप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होगी। उसने क्या किया, जब टैक्स हटा दिया एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने का, तो आवागमन में भी आसानी होने लगी और उनका जो है समय भी बचने लगा, पैसा भी बचने लगा और सहूलियत भी बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ, लेकिन पहले तो ये हुआ कि जो फ्रांसीसी शासन था उसका जो स्वागत किया गया कि इन्होंने हमें आजादी दिलाई है ऐसे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उन्हें धीरे धीरे कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिनका जो है उनको, जिससे उन्हें तकलीफ होने लगी आम जनता को। कौन सी पॉलिसी, जैसे ये नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। कौन सी, टैक्स बढ़ा दिया गया, बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप बढ़ा दी गई। बाकी यूरोप को जीतने के लिए अब क्या था, नेपोलियन सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं था। फ्रांस कहाँ है, ये है फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस में राजा बना था, लेकिन फ्रांस तक ही सीमित नहीं था। अब उसने अगल बगल भी अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, सेना चाहिए। सेना के लिए क्या करा, उसने जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया लोगों को। अब जबरदस्ती होगी और भी सेना में भर्ती किया जाएगा तो विरोध तो होना लाजमी है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में ये नेपोलियन को ही दर्शाया गया है कि फिर क्या हुआ, जब ये आगे बढ़ने लगा तो लोगों ने विरोध किया और युद्ध हुआ। युद्ध में अभी आप आगे पढ़ोगे, 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और हराने के बाद इसको वापस समेट दिया फ्रांस में। और ये आप पिक्चर देख रहे हो कि ये नेपोलियन हारते हुए जा रहा है और पीछे जितने ये पेपर्स गिर रहे हैं इस पे, जहां जहां उसने कब्जा किया था, इन पेपर्स पे उन राज्यों के नाम लिखे कि वो छूटते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, अभी आपने देखा था पहले फ्रांस ने क्रांति करी, ठीक है, राजतंत्र से मुक्ति पाई, फिर वहां पर वो जो उनका प्रशासनिक जो असेंबली थी वो शासन नहीं कर पाई, फिर नेपोलियन का राज आ गया, यानी कि फिर से राजतंत्र आ गया। अब राजतंत्र से छुटकारा पाया इन लोगों ने फिर से विद्रोह करके, तो फिर से राष्ट्रवाद का निर्माण होगा अब यूरोप में। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यूरोप का नक्शे में आप देखें तो जैसा अभी दिख रहा है, कुछ कंट्रीज दिख रही हैं, पहले ऐसा नहीं था। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो शासक थे उनका राज था। ठीक है, तो अब क्या है, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अलग अलग तरह के राजा थे, अलग अलग तरह के लोग थे। उनकी कोई एक सामूहिक पहचान नहीं थी, कोई एक संस्कृति नहीं थी, मतलब वो बना के नहीं चलते थे। अलग अलग चीजें हैं तो वो उन्हीं को कंटिन्यू करते थे। अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जातीय समूह के थे। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग राजतंत्र थे, अलग अलग तरह की जाति के लोग थे, अलग समूह के लोग थे। वो लोग बिल्कुल यूनाइट नहीं थे, वो अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी लेके चलते थे। फिर क्या हुआ,
अब राष्ट्रवाद के लिए तो आपकी एक यूनिक आईडी शेयर करना चाहिए, आपकी एक पहचान होनी चाहिए, ये सब राष्ट्रवाद में है ना। तो उसका उदय कैसे हुआ, तो उसके लिए है कि अब ये सारा उसी का उदाहरण है। आगे हम ये पढ़ते हैं कि इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अब वो उनके इतनी अलग अलग आइडेंटिटी वो शो करते थे, तो वो कैसे साथ में रहते थे? सिर्फ और सिर्फ उनको क्या चीज बांधती थी? उनकी अपने राजा के प्रति जो निष्ठा थी, ठीक है, प्रेम था, राजा के प्रति जो प्रेम था। फिर क्या हुआ? कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अब आपने पढ़ाई होगा इतिहास में कि औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति होने की वजह से नया वर्ग, मध्य वर्ग आ गया। पहले क्या होता था? एक वर्ग होता था कुलीन वर्ग यानी अमीरों का, और एक होता था गरीबों का। तो अमीर है जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, और गरीब है जो उनकी गुलामी करते हैं, दास्ता करते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब मध्य वर्ग कैसे आएगा? पढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, ठीक है। इस वर्ग के सदस्य एक जीवन शैली में बंधे हुए थे। अब जो कुलीन वर्ग था वो एक ही तरह की लाइफस्टाइल थी उसकी, वो लोग शादी ब्याह भी अपने ही वर्ग में करते थे, और एक ही तरह के सारे फंक्शन में एक ही जीवन शैली, एक ही भाषा, ठीक है। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के लिए फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। वैवाहिक संबंध आपस में ही जुड़े होते थे। मगर इनका क्या था? एक छोटा सा समूह था, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। जनसंख्या के जो अधिकांश लोग थे वो कौन थे? किसान थे, गरीब लोग थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, ठीक। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। भूदास यानी कि जिनकी खेती नहीं होती है, दूसरों की खेती पे काम करते हैं, वो भूदास यानी कि गुलाम या नौकर होते हैं जमीन के लिहाज से, ठीक है। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। अब क्या होती है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब पहले लोग क्या करते थे? हाथ से सामान बनाया करते थे, ठीक है। उसके बाद उनके पास टेक्निक आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। अब टेक्नोलॉजी या मशीनों का इस्तेमाल करके वो सामान बनाने लगे। अब सामान बनाने लगे तो वो बहुत तेजी से बनने लगा, उसके लिए मार्केट चाहिए। फिर क्या होता है कहानी में? वृद्धि से शहरों का विकास होने लगा, हाँ, और औद्योगिक वर्गों का उदय हुआ। अब जब ये काम मशीनों से होने लगे, बहुत आसानी से होने लगे, तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो एक वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ। अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। कौन से? श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हुए। यानी कि जब फैक्ट्रीज वगैरह बनने लगी तो कौन कौन से समूह आएंगे भाई? एक तो फैक्ट्री में काम करने वाला श्रमिक वर्ग होगा, है ना, और एक क्या होगा? उद्योगपति होगा जो उस फैक्ट्री का ओनर होगा। व्यापारी होंगे जो यहाँ से सामान लेके मार्केट में बेचने वाले होंगे, और सेवा क्षेत्र के लोग यानी कि जो और भी सेवा क्षेत्र की यानी कि और भी प्रशासन के जो लोग होंगे वो अलग, ठीक। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। अब इस नए वर्ग की उत्पत्ति के कारण क्या हुआ? उसकी वजह से परिणाम ये हुआ कि उदारवादी राष्ट्रवाद यानी कि जो मीडियम लोग होते हैं, एक मध्य वर्ग है, ठीक है, एक कुलीन वर्ग है, बहुत रईस, एक गरीब वर्ग है, हाँ। अब इस जो बीच वाला वर्ग है ये शिक्षित भी है, और ये बहुत ज्यादा रईस भी नहीं है कि ये निरंकुश हो जाए, और बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ सोच समझ ना पाए कि बस खाने की जुगाड़ हो जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये बीच वाला वर्ग है ये सोचने समझने लायक था, तो इसे ये भावना इसके अंदर आई, उदारवादी राष्ट्रवाद, यानी कि अच्छा आजादी हमें चाहिए, अच्छा समाज होना चाहिए, समाज में लोगों का अच्छा जीवन होना चाहिए। इन्होंने अपने साथ साथ अपने भविष्य को देखा, हम आज ऐसा कर पा रहे हैं, आगे हमारे बच्चे, अगर हम ऐसा समाज नहीं बनाएंगे तो हमारा आगे का पीढ़ी कैसे ग्रो करेगा, हमारा वंश कैसे ग्रो कर पाएगा। वो फिर या तो गरीब, एकदम अमीर तो एकदम रातों रात हो नहीं जाएगा, फिर एकदम गरीब हो जाएगा अगर हम कोई ऐसे नियम नहीं बनाते हैं तो समाज के लिए। तो ये सब क्या थे? एक तरह से विचारशील लोग थे। तो उदारवादी राष्ट्रवाद इन्हीं की देन है। क्या? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे।
उदारवाद बनी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म लैटिन भाषा का मूल लिबर से हुआ, जिसका अर्थ होता है आजादी। जैसे कहते नहीं यहाँ के, अरे हमारे मम्मी पापा बहुत लिबरल है, यानी कि आजाद ख्यालों के हैं। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए बराबर हो। ये नहीं है कि गरीबों के लिए अलग है कि उनका शोषण होता रहे और अमीर है पैसा दे दिया तो कुछ भी कर लेंगे, है ना। तो फिर राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, उनपे थोपी ना गई हो, उनके द्वारा चुनी गई हो। तो यहाँ पर यह था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ? उदारवाद निरंकुश शासक, यानी निरंकुश शासक नहीं होना चाहिए, पादरी वर्ष को विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि होनी चाहिए। यानी कि एक संविधान हमारा बनना चाहिए और हमारे संसद बनने चाहिए जिसमें चुने हुए लोग हों, जो कैपेबल हों, जिन्हें जनता के द्वारा चुना गया हो, समझा जाता हो कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। ऐसे लोगों के द्वारा सरकार बनी हो। ठीक है। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, यानी कि सबके पास जो उन्होंने अर्न किया है उस पे उनका अधिकार होना चाहिए। अच्छा, इसके मतलब ये नहीं था कि आपको संपत्ति अपना रखने का अधिकार है तो सबको मताधिकार भी प्राप्त हो जाए। ऐसा आपने देखा होगा फ्रांसीसी क्रांति में भी हुआ था। फ्रांस में क्रांति हुई थी, प्रजातंत्र लाया गया था, लेकिन सबको जो है संविधान, सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था। वहां सिर्फ कुछ लोगों को दिया गया था, केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को, मतलब जैकोबिन शासन जब आया तब सभी वयस्क पुरुषों को मतलब, लेकिन महिलाओं को तब भी नहीं दिया गया था। और नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क, देखो नेपोलियन ने भी महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया था और उसने ये कहा था कि महिलाओं को पिताओं और पतियों के अधीन ही रहना चाहिए। उसने भी महिलाओं को बहुत अच्छे या विशेषाधिकार नहीं प्रदान किए थे। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की और उसके लिए विरोध में आंदोलन भी चलाए। अब क्या हुआ? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करना चाहता था। मतलब वो ये उदारवाद जो था वो सारी जो ऐसी चीजें जो उनके ग्रोथ में रुकावट थी उनको खत्म करना चाहता था। यानी वो जैसे एक जगह से दूसरी जगह, एक ही राष्ट्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर टैक्स जो लगाते थे उसे खत्म करना चाह रहे थे, और जो नाप तोल के तरीके अलग अलग थे अलग अलग क्षेत्र में उसे एक समान चाहते थे। तो इसके लिए नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का महासंघ बना था। कौन? जर्मनी राज्य जो था। ठीक है। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। यानी कि 11 जगह उसको सीमा शुल्क देना पड़ता था और अलग अलग शुल्क देना पड़ता था। कहीं 5% है तो कहीं उससे ज्यादा है। शुल्क अक्सर वस्तुओं के साइज और वजन पर निर्भर करता था। शुल्क हर क्षेत्र की अपनी अपनी नाक तौल की। अब कोई जो है कम नापता है तो उस हिसाब से कम टैक्स देना पड़ेगा, कोई ज्यादा मेजरमेंट करता है तो ज्यादा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि किन किन जगहों पर एक ही कपड़े की नाप अलग अलग थी। अब इन सब चीजों की वजह से जो व्यापारी वर्ग था उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इसके लिए एक शुल्क संघ जोल्वेराइन को बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जोल्वेराइन क्या है। जोल्वेराइन एक शुल्क संघ था जिसने ये सारे नियम खत्म किए। उसने क्या किया कि जितनी मुद्राएं थी उनको खत्म करके सिर्फ 2 मुद्राएं, अब एक जगह से पता चला दूसरी जगह गए मुद्रा बदल गई। अब वहां व्यापारी पहले जाए, वहां अपनी मुद्रा एक्सचेंज कराए, वहां की मुद्रा के हिसाब से तब व्यापार करे। तो इस तरह से बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत परेशानी होती थी। व्यापार करना इतना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए 2 मुद्राएं कर दी गई। शुल्क अवरोधों को समाप्त किया गया और क्या किया गया? रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। कि आप आर्थिक रूप से अगर संपन्न होंगे तो राष्ट्र भी आपका संपन्न होगा, आगे बढ़ेगा। इस तरह से 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। 1815 के बाद क्या हुआ? जब नेपोलियन हार गया। ठीक है, नेपोलियन हार गया तो फिर से क्या आ गया? फिर से वही राजतंत्र का शासन आ गया। अब राजतंत्र वाले क्या थे? वो तो रूढ़िवादी थे।
है ना। वो तो पुरानी विचारधारा वाले थे, वो तो जैसे चल आ रहा था वैसे ही, मतलब चर्च का राज हो और जो हम मानते हैं ऊंच नीच जाति का भेदभाव वो बना रहे। भाई जो जिस समूह का है वो चाहेगा ना कि हमारी जो विशेषताएं हैं वो बनी रहे, है ना। अगर हम सत्ता में हैं, हम पावर में हैं, और जो इसका विरोध करता था वो उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे, उसको मार देते थे। मतलब बिल्कुल विरोध करना तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। और इसके लिए जो जो जन जागरण के तरीके हो सकते थे, जैसे क्या होता है प्रेस के द्वारा, आप जानते हो ना, जो दुनिया भर में जो पूरे देश में हो रहा है, आप एक ही जगह तो रह रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा? प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा पता चलता है। सबसे पहले उस पर बैन लगा दिया गया कि नहीं, ऐसी कोई खबरें नहीं छपेंगी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या था कि बहुत सारी जो उनको लिबर्टी दी गई थी, जो सुविधाएं दी गई थी, वो बोलने का अधिकार खत्म कर दिया। आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, लोग मुंह बांधे हुए हैं, मतलब बोलना नहीं है, बोलने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या है, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि एकदम से अब सप्रेस करके हम राज नहीं कर पाएंगे, हमें दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे नेपोलियन ने आधुनिकीकरण किया था, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। जो आधुनिकीकरण है, अगर हम ऐसे डेवलप करते जाएंगे तो हमारा राजतंत्र मजबूत भी बनता जाएगा, हमारे पास पैसा होगा, पावर होगी, तो मजबूती बनी रहेगी हमारी। एक आधुनिक सेना हमारे पास होनी चाहिए, और कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सामंतवाद, भू दासत्व की समाप्ति। आप जबरदस्ती सप्रेस करोगे, किसी से जबरदस्ती गुलामी कराओगे, और एक बार जन आंदोलन हो चुका है, उसको ये पता है कि ऐसा हो सकता है, तो दोबारा अगर आप ऐसा करोगे फिर वही आंदोलन होगा। इसलिए अब ये सब चीजें नहीं करना है, हमें इजी तरीके से अब अपना जो तंत्र है उसको बना के रखना है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, BRPA, इसको आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके याद कर सकते हो, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो जब इन चारों ने मिलकर हरा दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक अपनी असेंबली बनाई, एक यूनिट बनाई, प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार किया, जिसके लिए वो चारों के प्रतिनिधि कहाँ मिले, वियना में, और इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की थी। ठीक, इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। वियना संधि तैयार की गई, संधि में क्या नियम बनाए गए, जिसमें ये सारे बदलाव को खत्म किया गया जो नेपोलियन लेके आए थे। नेपोलियाई युद्धों के दौरान जो जो बदलाव हुए उन्हें खत्म कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में, जो राजतंत्र था फ्रांस में वो बुर्बो वंश था, और अब नेपोलियन चला गया तो वापस वही सत्ता में आ गए। और फ्रांस ने जितने इलाके जीत लिए थे, नेपोलियन ने जितने इलाके जीत लिए थे, वो सारे फ्री कर दिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना दिए गए, ताकि अब जैसे फ्रांस है, फ्रांस के चारों तरफ छोटे छोटे राज्य बना दिए गए, ताकि अब फिर से फ्रांस वापस से वही काम ना कर सके, दूसरों पे राज करने वाला, दूसरों को जीतने वाला। कौन कौन से, जैसे उत्तर में नीदरलैंड बना दिया गया, बेल्जियम शामिल था जिसमें, और दक्षिण में पीड मॉन्ट में जेनोवा जोड़ दिया गया। प्राशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, ऑस्ट्रिया, इस तरह से करके चारों तरफ से उसको घेर दिया गया। लेकिन नेपोलियन ने जो 39 राज्य बनाए थे, जर्मन के महासंघ बनाया था, वो वैसे ही बरकरार था जर्मनी का। और पूर्व में रूस आ गया था, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। अब रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया, अब रूस ने क्या किया ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, वो राजतंत्र वापस से सत्ता में आ जाए और चारों तरफ राजशाही फिर से फैल जाए, वही पुरानी रूढ़िवादी फिर से फैल जाए। अब क्या हुआ, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। भाई राजतंत्र जो था वो निरंकुश था, इसी तरह तो लोग विरोध करते थे उनका, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे, जैसे मैंने बताया। और निरंकुश शासकों के वैधता पर जो सवाल उठाता था उसे वो क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाया। उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिसने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हो, जिसमें आप जागरूकता फैलाई जा रही हो, ऐसी कोई भी जरिया खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार, लेकिन जो उदारवादी थे, जो एक्टिव लोग थे, उनके अंदर वो भावनाएं चल रही थी। लेकिन अब इतना ज्यादा इन लोग शासन में आ गए थे कि वो अपने आप को दबा के रखे हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने मुख्य मुद्दा उठाया प्रेस की आजादी का। अगर प्रेस की आजादी मिल जाएगी तभी तो वो अपनी भावनाओं को प्रसारित कर पाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे वो अपने अंदर जो उदारवादी थे वो राष्ट्रवाद की भावना को
पाले हुए थे, जिसने क्रांति का रूप लिया। अब क्रांतिकारी हम पढ़ेंगे। क्रांतिकारी मतलब 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। वो छुप गए, उन्होंने छुपे रूप से काम करना शुरू कर दिया, राष्ट्र के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, विचारों का प्रसार किया गया, गुप्त संगठन बनाए गए। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य क्या था? लोगों को जागरूक करना और राष्ट्रवाद को वापस लाना। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? इटली का एक क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैस्सिनी था, जिसका जन्म 1817 में जेनोवा में हुआ था, लेकिन वो इटली का क्रांतिकारी था। उसने 2 संघ बनाए थे। 24 साल में उसने एक क्रांति की थी लिगुनिया में, जिसकी वजह से उसे बहिष्कृत कर दिया था, तड़ी पार कर दिया गया। लेकिन उसने फिर क्या किया? 2 संघ बनाए, 2 और भूमिगत संगठन बनाए थे। कहाँ? मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। अब जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे, जो यहाँ पर रहते थे और जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, जो चाहते थे कि ये राजवंश खत्म हो जाए और फिर से प्रजातंत्र वापस आ जाए। मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, वो एक राष्ट्र बनेगा और हम इसे मिलके बनाएंगे। एकीकृत गणतंत्र बनाना इनका मेन उद्देश्य था। ये एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। तभी जब हम सब एक हो जाएंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे, तभी हमारा इटली जो है मुक्त हो जाएगा। किनसे? इन निरंकुश राजाओं से। ठीक है, और उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनने लगे। मैस्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैस्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैस्सिनी लगातार लगा रहा, उसने लोगों को जागरूक करा, उसने लोगों का संगठन बनाया और लोगों ने विद्रोह किया। इस धीरे धीरे करके उसने रूढ़िवादियों को हटा ही दिया और प्रजातंत्र वापस आ गया। इस तरह से आपने देखा कि कैसे फ्रांस में क्रांति हुई, वहां से राजतंत्र हटा, फिर प्रजातंत्र आया, फिर नेपोलियन का शासन आया और नेपोलियन भी जब निरंकुश होने लगा तो उसको हटा दिया गया, उसको हरा दिया गया। फिर वियना की संधि हुई, फिर वियना की संधि के बाद फिर से रूढ़िवादी शासन आ गया, राजतंत्र आ गया। और उस राजतंत्र के आने के बाद, क्योंकि एक बार क्रांति हो चुकी थी, लोगों के अंदर उदारवाद की भावना थी, मध्यम वर्ग चाहता था कि हमारे लिए एक सुविधाजनक समाज हो, इसलिए फिर से क्रांति हुई, फिर से लोगों ने आजादी पाई। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रांतियां हुई और उन्होंने यूरोप को कैसे बदला। ओके स्टूडेंट्स।